नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुफ्ती वजाहत काज़मी जी, जो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज को लेकर भारत के अंदर बहुत सी बातें चलती हैं और कहीं ना कहीं से कोई भी बयान आ जाता है, जैसे अभी आप सभी ने सुना, ईरान से भी एक बयान सामने आया। आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर मुस्लिमों की क्या स्थिति है, क्या मुस्लिमों को इन बयानों पर ध्यान देना चाहिए और भारत के अंदर मुस्लिम समाज किस तरीके से भारत को देखता है और अपने लिए एक संरक्षण महसूस करता है। नमस्कार काजमी साहब, आपका हमारे पब्लिक वॉइस के टू के पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी को बहुत बहुत आदाब। मेरा आपके तरफ ये जिस तरीके सलाम। से जी, जिस तरीके से आपने अभी देखा कि ईरान से एक बयान सामने आया, उसके ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने तो खंडन दिया, लेकिन क्या लगता है आपको कि भारत के मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश की जा रही है? भारत के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं जो भारत के मोहब्बत और भाईचारे में हमेशा अपने सनातन और क्रिश्चियन और सिख भाइयों के साथ मुस्तकिल खड़े हैं। लेकिन भारत के मुसलमानों की जो स्थिति है वो किसी परेशानी वाली कभी नहीं है। जी दुनिया में ऐसा माहौल बनाने की कई बार कोशिश हुई है, जैसा कि मोदी सरकार में भारत का मुसलमान अच्छी परिस्थितियों में है नहीं है और अच्छे जो है वो हालात में नहीं है। लेकिन इस मामले में कामयाब नहीं हो सके दुनिया के लोग, क्योंकि वाकईतन जो हकीकत है उसको छुपाया नहीं जा सकता। हकीकत ये है कि भारत का मुसलमान भारत में बहुत ज्यादा खुश है और वो अपने भारतीयों के साथ जिस मोहब्बत से रह रहा है पूरी दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं। जी यहाँ तक कि मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है कि किसी इस्लामी मुल्क में भी मुसलमान इतना अपने इस्लाम को फॉलो, अपने मजहब को फॉलो नहीं कर सकता जितना वो भारत में कर रहा है। क्योंकि जब आप सऊदी में जाएंगे तो आप जी देखेंगे कि उनकी जो विचारधारा है वो वहाबी होने की विचारधारा है। जी और गल्फ कंट्रीज में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि वहां सूफी समाज, संत समाज आपको देखने को नहीं मिलेगा, दरगाहें नहीं होंगी। और सूफी समाज को वहां कोई किसी तरह की परमिशन नहीं है, तबलीग वालों को कोई परमिशन नहीं है और किसी तरह की परमिशन वहां मुस्लिम संगठनों को मिलती नहीं है। सरकार अपने हिसाब से इस्लाम फॉलो करवाती है। भारत में ऐसा नहीं है। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ख्वाजा साहब के यहाँ लोग चादर चढ़ा रहे हिंदू मुस्लिम, कलियर में चादर चढ़ा रहे हिंदू मुस्लिम, कहीं मजार बना हुआ है तो कहीं तबलीग का मरकज बना हुआ है तो कहीं जमात इस्लामी का हेडक्वार्टर बना हुआ है तो कहीं अहले हदीस का हेडक्वार्टर बना हुआ है। यानी जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकते हैं, शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, बोहरा, आगासानी, जितने जितने थॉट्स हो सकते हैं वो सब भारत में है और सब अपने अपने हिसाब से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत उनको नहीं है। रही खामिनाई साहब ने जो बयान दिया है, सुप्रीम लीडर है ईरान के, मेरा ख्याल इतने बड़े आदमी को इतनी छोटी बातें अच्छी नहीं लगती उनके मुंह से। ईरान के इंटरनल मामलात कितने खराब हैं वो दुनिया को पता है। जी ईरान किस कदर महंगाई से जूझ रहा है, ईरान के रोजगार का क्या हालात है, ईरान की करेंसी के क्या हालात हैं, ईरान में हिजाब के नाम पर किस कदर मौतें हुई हैं, पूरी दुनिया में उसका विरोध हुआ है। यानी ईरान के इंटरनल बहुत खुद के मसले हैं। उनको भारत जैसे बड़े राष्ट्र, जो भारत बहुत बड़ा राष्ट्र है, सुपर पावर राष्ट्र है, भारत जैसे मुल्क पर टिप्पणी करके वो अपने आप को बड़ा नहीं बना सकेंगे। बड़ा बनने के लिए उनको भारत की तरह बड़ा दिल भी रखना होगा, भारत की तरह बड़े कर्म भी करने होंगे। आपने ये नोट किया होगा कि जी पूरी दुनिया में, चाहे वो यूक्रेन रशिया की जंग हो, चाहे वो हमास इसराइल की जंग हो, चाहे वो लेबनान और इसराइल की जंग हो, चाहे वो इराक में मसले चल रहे हो, चाहे वो सीरिया में, मोदी जी ने जो पैगाम दिया है वो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है, सुकून का पैगाम दिया है। मोदी जी ने हर किसी को, चाहे वो राष्ट्र यूक्रेन का हो चाहे वो रशिया का, उनको बताया कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। मोदी जी जी ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि लड़ाई, बम, ये किसी मसले का हल नहीं है, ये जी सुकून और अमन। यानी दुनिया, पूरी पूरी दुनिया दो विचारधारा में दो तकसीम हुई है और एक आतंकवाद की विचारधारा है, एक अमन की विचारधारा है। अमन की विचारधारा को पूरी दुनिया में मोदी जी ने इतना ताकतवर बना दिया है और मोदी जी उसके दूत बने हुए हैं पूरी दुनिया में इस वक्त। तो इसलिए जी मैं चाहता हूं कि भारत जिस तरह का सुंदर और खूबसूरत राष्ट्र है,
भारत पर टिप्पणी करके लोग अपने आप को बड़ा नहीं कर सकते। वो अपने इंटरनल मामलात में देखें, अपने गिरेबान में झांकें, अपने हालात को देखें और परखें और अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचें। भारत हर दिन तरक्की कर रहा है। भारत में हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है। भारत में एक ही शहर में, एक ही बाजार में हिंदू मुसलमान कारोबार कर रहे हैं। उसी मोहल्ले में हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं। उसी मोहल्ले में गुरुद्वारा है, उसी मोहल्ले में मंदिर मस्जिद है, उसी मोहल्ले में देवबंदियों की मस्जिद है, बरेलवियों की मस्जिद है, वही दरगाह भी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस्लाम जितना आजाद भारत में है, इतना ना पाकिस्तान में कभी हो सकता, ना इतना सऊदी में कभी हो सकता, ना दुबई में कभी हो सकता। और ये हिंदुस्तान का मुसलमान अच्छे से जानता है। एक बात ये भी है कि हिंदुस्तान में जितना भी मुसलमान है वो बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। जब जी भारत तकसीम हो रहा था, पाकिस्तान इस्लाम के और धर्म के नाम पर बटा, ये पूरी दुनिया को पता है। जी और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश धर्म के नाम पर हुआ, ये भी पूरी दुनिया को पता है। धर्म के नाम पर भारत से दो राष्ट्र बने हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस बात को पसंद नहीं किया कि वो पाकिस्तान जाए या बांग्लादेश जाए। वो अपनी मिट्टी से, अपनी मिट्टी वतन की मिट्टी की खुशबू से प्यार करते हैं। यही मरना है, यही जीना है। और भारत जैसा माहौल, भारत जैसा जन्नत नुमा माहौल पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। इसलिए मैं ईरान की जो सुप्रीम लीडर है, पूरे सम्मान और अदब के साथ, चूंकि वो बड़े आदमी है, पूरे अदब और सम्मान के साथ उनकी बात का खंडन करता हूँ, उनकी बात की मजम्मत करता हूँ। आपने जिस तरीके से बताया ये बात तो सही है कि भारत के अंदर मुस्लिम समाज को बहुत प्राथमिकता भी दी जाती है और कहीं भी वो परेशानी में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भारत या फिर म्यांमार या फिर गाजा, इन जगहों में अगर कोई भी मुस्लिम पीड़ित है, अगर हम आपसे भी समझना चाहें कि उनका इशारा किस तरफ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी वक्फ बिल का भी एक बिल आया था जिसको लेकर भी बहुत चिंता, हर मस्जिद हर किसी के आगे बहुत भीड़ लग गई, क्यूआर कोड स्कैन हुए, जो क्यूआर कोड देखो स्कैन कर रहे थे शायद उन्हें भी नहीं पता था कि उसके अंदर क्या लिखा है, लेकिन बस स्कैन हो रहा था और जा रहा था। इस पे आपका क्या लगता है? देखिए, खामिनाई जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं वो शिया विचारधारा है। और शिया हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में है जो खामिनाई साहब को फॉलो करते हैं। लेकिन सिर्फ मजहबी मामलात में वो फॉलो करते हैं। बाकी जब राष्ट्र की बात आएगी तो शिया जैसा हुब्बुल वतनी, शिया जैसा वतन परस्त और शिया जैसा राष्ट्रवादी आदमी आपको मुसलमानों में भी देर से मिलेगा। एक बात। जी दूसरी बात, मोदी जी ने, चूंकि शिया और सुन्नी को जब तकसीम करेंगे हिंदुस्तान में तो आपको पता चलेगा कि शिया माइनॉरिटी में है। और ठीक शिया है। में भी जो कई समाज हैं, आगा खानी है, बोहरा है और कई हैं। तो मोदी जी ने जो वक्फ बिल लाए हैं, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं मोदी जी, जी उस पर यह है कि शियाओं को पूरी नुमाइंदगी ताकत के साथ दी गई है, आगा खानियों को दी गई है, बोहरा समाज को दी गई है। तो मैं समझता हूं कि खामिनाई साहब को पूरी बात समझना चाहिए और उनको इस बात पर खुश होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जहां सुन्नी और शिया का कोई मसला होता है तो वहां जो है, भारत एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ शिया सुन्नी के मसले सामने नहीं आते जल्दी से। यहाँ एक साथ शिया सुन्नी है। लेकिन मोदी जी ने शियाओं के औकाफ के तहफुज की, उनके अधिकार की बात अलग से की है, सुन्नी के औकाफ की बात अलग से की है। फिर शिया में लेडीज का होना, फिर शिया में आगा खानी और बोहरा का होना। मैं जी समझता हूं कि खामिना ये सबको इस बात पर तो खुश होना चाहिए और मोदी जी को धन्यवाद और थैंक्स देना चाहिए कि जो पिछले 70 सालों में यहाँ कोई सरकार नहीं कर सकी शिया हजरात के लिए या बोहरा समाज के लिए या आगा खानियों के लिए, वो मोदी जी ने किया है। तो इस बात पर तो मोदी जी का थैंक्स बनता था, ना कि ये कि वो इस तरह की बात करें कि कोई फितरा हो जाए, कोई साजिश हो जाए और भारत में किस तरह का। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो खामिना इस सब के फॉलोवर हिंदुस्तान में है, वो सिर्फ मजहबी मामलात में उनको फॉलो करते हैं। राष्ट्र के मामले में वो खामिनाई साहब हो या खामिनाई साहब से कोई ऊपर हो, किसी की नहीं सुनेंगे। वो पक्के राष्ट्रवादी। आपने जिस तरीके से बताया कि वक्फ बिल बहुत अच्छा बिल है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि मुस्लिम समाज से एक सांसद आते हैं ओवैसी साहब, जो कि बैरिस्टर भी हैं, क्या उनका ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने समाज को बता सके, और वो जेपीसी के मेंबर भी हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने समाज को बता सके कि इस बिल में कुछ अच्छा है या अच्छा होने की तरफ ये बिल जा रहा है? देखिए, बात ऐसी है कि
ओवैसी साहब को राजनीति रोटियां सेकनी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी उसमें बड़े कई मुसलमान, हर पार्टी से लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान जो है वो उसमें जेपीसी में है। लेकिन मैंने उनके अंदर भी ये खयानत कहिएगा आप इसको, जी ये खयानत है कि सरकार ने उनको एक जिम्मेदारी दी थी कि वो सही राय वक्त पर सही बात लोगों को पहुंचाए और सही राय लें। लेकिन जेपीसी में जो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको मैंने मुसलमान गलियों और मोहल्लों में इस बात के लिए लोगों को भड़काते देखा है कि वो वक्फ के खिलाफ है सरकार, और वक्फ अमेंडमेंट को वो मंजूर ना करे। यानी जेपीसी के मेंबर्स भी जो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो गली मोहल्लों में एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैंने देखा कि वो ओखला में घूम रहे थे तकरीर करते हुए, और वो कह रहे थे कि यार सरकार बिल के खिलाफ है, आप लोग क्यूआर कोड, यानी जेपीसी के मेंबर और मुस्लिम पर्सनल लॉ की क्यूआर की अपील करते हुए घूम रहे थे। तो ये उन्होंने बहुत खयानत की है, जेपीसी के साथ धोखा किया है, सरकार के साथ भी और अपनी कमेटी के साथ भी। जिस ईमान भाई सरकार ईमानदार थी और जी सरकार इस पर बात करना चाहती थी, जब तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है ना भाई, और उसमें जी हर जी पार्टी के सांसद दिए हैं और उसमें मुसलमान कई हैं, तो जी आप अमानतदारी से सरकार की बात पब्लिक तक पहुंचाते और पब्लिक की बात सरकार तक पहुंचाते। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट की कमेटी का काम था। लेकिन उसमें जो मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट थे, मुझे उनसे ये शिकायत रही है, कई तो सीन से गायब रहे और कई ने सरकार के खिलाफ अभियान चलाने में पूरी कोशिशें की हैं। बहरहाल जो कुछ होना था वो तो हुआ। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, देश के बहुत ही काबिल एहतराम, काबिल इज्जत और देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी श्री अमित शाह ने वक्फ बिल को बहुत सोच समझ के ये लोग लाए हैं। और अभी शाह जी का बयान अभी थोड़ी देर पहले आया कि वक्फ बिल जो है वो लागू भी होगा, पार्लियामेंट में पास भी होगा। तो मैंने अभी कुछ तहरीर देखी है मुस्लिम संगठनों की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने लिखा है जी कि हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे। और सड़कों पर आएंगे तो वो अग्रवाल साहब क्या होगा आपको पता है? वो जी होगा जो शाहीन बाग में हुआ, वो होगा जी जो जी सीलमपुर में हुआ, वो होगा जो जी भजनपुरा कचूरी में हुआ। तो जी बहरहाल मैं उनसे अपील करूंगा। मैंने बीच बीच में भी वक्फ के लिए कई बार कई प्रोग्राम किए हैं। जी और निजामुद्दीन वेस्ट में हमारे बड़े भाई हैं ताहिर साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम बुलाया था और उसमें समाज के पढ़े लिखे लोगों को बुलाया था। एडवोकेट्स थे, मौलानास थे, उलमास थे, बहुत अच्छे लोग थे। जी जी बड़ी तादाद में लोग आए थे उसमें। तो हम लोगों ने उनसे बातचीत की। 100%, मैं पहले तो 99% बोलता था चैनल्स पर, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि 100% मुसलमानों के संगठनों ने भी ना उस बिल को पढ़ा है, ना ये पता कि वक्फ एक्ट चेंजिंग से पहले क्या था, चेंजिंग के बाद क्या है। वक्फ एक्ट को उन्होंने देखा ही नहीं है, बस मोदी जी लाए हैं इस करके उन्होंने विरोध किया है। विरोध और पे ओवैसी जैसे लोग भड़काते रहे। ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो, मेरा ख्याल, मुझे ओवैसी की लैंग्वेज बहुत ज्यादा पिछले 15 दिन से खराब लग रही है। गंदी नाली के कीड़े और इस तरह के शब्द वो यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो देश को जिनाह की जो टू नेशन थ्योरी है, दंगा फितना फसाद की थ्योरी है, उसकी तरफ ले जा रहे एक बात अगर हम सभी ने देखी भी थी कि जिस समय की चंद्रयान चांद पर पहुंचा था उसके बाद पाकिस्तान हैं। से भी कुछ वीडियोज आ रहे थे और वहां के जो छात्र हैं वहां के सरकारों के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हमारे यहाँ इतनी अच्छी तालीम नहीं मिलती और हम इस देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या भारत के मुस्लिम समाज को देखकर वहां के या फिर भारत के अंदर ही रहने वाले कहीं खुश नहीं होते कि इतने वजीफे और इतना सब कुछ मिलता है, उसके बाद उस जगह को कोसना और बोलना कि हमें यहाँ पर परेशानी है? क्या लगता है? देखिए, भारत और पाकिस्तान का कोई जोड़ नहीं है। पाकिस्तान एक मनहूस मुल्क है। चूरन मैं कहता हूँ, मैंने उसका नाम रखा हुआ है चूरन। उनको आज तक बाइक उनको बनानी नहीं आई, गाड़ी का मैन्युफैक्चर वो नहीं कर सकते। वो पानी उनके पास पूरा पीने का नहीं है, आटा उनके पास खाने का नहीं है, नमक तक के लाले हैं उनको। और बातें करते हैं वो न जाने कहाँ कहाँ की। और मैं समझता हूँ कि भारत और पाकिस्तान को हम लोगों को अब कोई कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। भारत क्या जितना पाकिस्तान की टोटल आबादी है उससे कहीं ज्यादा तो भारत में मुसलमान है। मैं हाँ आपको एक बात ये बताना चाहूंगा। जी हाँ, मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने जो आइडियालॉजी अपनाई थी शुरू से, उसका भुगतान वो कर रहा है। मंदिरें तोड़ने की आइडियालॉजी, गुरुद्वारे खत्म करने की आइडियालॉजी,
हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने की, छोटी छोटी बच्चियां 12-12 साल की हिंदू की बच्चियों के साथ निकाह करना, उनको लेके भाग जाना, उनको जबरदस्ती कलमा पढ़ा लेना, ये सब आइडियोलॉजी अपनाई थी। तो फिर दंगा फसाद की आइडियोलॉजी थी। तो फिर पाकिस्तान को वहीं जाना था जहां गया है। मैं समझता हूं कि जी कौन इससे पीछे जाएगा। जी भारत ने जो आइडियोलॉजी अपनाई थी सबको साथ लेके चलने की और सुपर पावर बनने की, मोहब्बत भाईचारा, यहाँ अगर हरियाणा पंजाब और महाराष्ट्र के किसी गांव में एक मस्जिद भी थी और बाकी सनातन के लोग थे, आप पंजाब जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वहां सिख भाइयों ने मस्जिदों की हिफाजत की। हरियाणा में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वहां सनातन के भाइयों ने मस्जिद को 70 साल पहले जो पाकिस्तान छोड़कर चले गए, 70 साल के बाद भी वो मस्जिद ऐसे ही खड़ी हुई है। तो भारत में ये परंपरा नहीं थी कि मंदिरें मस्जिदें तोड़ दो, गुरुद्वारों में आग लगा दो। अब मोदी जी ने पूरी दुनिया को जो दरस दिया है, अभी आपने देखा होगा कि जब जी अफगानिस्तान में तालिबान आए और गुरुद्वारे का मसला था, गुरुद्वारे में किसी ने आग लगाई, तो गुरु ग्रंथ साहब को कितने सम्मान के साथ इस देश में लाया गया। ये भारत का कल्चर और यहाँ की संस्कृति और यहाँ का तरीका रहा है हमेशा। तो अल्लाह, ईश्वर, भगवान जो भी कहें हम लोग, उसका फिर फैसला भी ऐसा ही होता है कि हमारी नीयत अच्छी थी तो हम आज सुपर पावर बन गए हैं। पाकिस्तान जी की जैसी नीयत थी कबाड़ खाना बनने की, वो कबाड़ खाना बन गया है। जी और पाकिस्तान से अच्छा तो वो बांग्लादेश था जो उससे 20-30 साल बाद बना था। जी लेकिन बहरहाल मैं, अब वहां भी धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में भी, तो वो मैं समझता हूँ कि वो भी उसकी बर्बादी के लिए काफी है। भारत का और पाकिस्तान का कोई जोड़ नहीं रहा। भारत दुनिया के टॉप 5 टॉप 10 मुल्कों में है, सुपर पावर है। भारत जो है बहुत गति और तेजी के साथ तरक्की की तरफ जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी क्यादत में, उनकी टीम की क्यादत में, उनकी मेहनतों से बहुत आगे बढ़ चुका है। और मैं समझता हूँ आप कि भारत का जो आपने मुसलमान है, जी भारत का जो मुसलमान है, वो हमेशा हमेशा राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी रहेगा। उसको भारत से अपनी जान से ज्यादा प्यार है। ये वो साबित कर चुका है और जब जरूरत पड़ेगी साबित करेगा। आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये ओवैसी जी हैं या फिर और भी जो मुस्लिम पक्ष रखने वाले व्यक्ति हैं, क्या इनको अपने समाज को इस तरीके से नहीं बताना चाहिए कि भारत के अंदर मुस्लिम समाज को लेके कहीं कोई फिक्र की बात नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसा, जैसे आप ये ने खुद ही बताया कि जेपीसी के मेंबरान भी इस तरीके की हरकत करते पाए गए जो विरोधी थी। क्या लगता है कि मतलब संभालना नहीं चाहते या ऊपर बैठकर केवल ऊपर की मलाई वो खुद ही लेना चाहते हैं? देखिए क्या हुआ है इस देश में, जब जब मोदी सरकार ने मुसलमानों के हित में कोई काम किया है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हमारी माँ बहनों के हक में लाया गया हो, चाहे वो 370 कश्मीर के लिए लाया गया हो, कश्मीरियों के लिए लाया गया हो, तो इन मुस्लिम लीडरान और इन मुस्लिम संगठनों ने हमेशा आंख दिखाई है और पूरी दुनिया में ये शोर मचाया है कि यहाँ भारत के मुसलमान जो है वो बड़ी परेशानी में। जी 370 हटा, कश्मीर जन्नत बन गया। आप जाकर के देखिए, वहां पता चलेगा कश्मीर के नौजवान रोजगार की तरफ आए हैं। जी भारत की जो सरकार थी माननीय मोदी जी की क़यादत में, उन्होंने कश्मीर से भी प्यार किया और कश्मीरियों से भी प्यार किया। ये नीति अपनाई गई है। ट्रिपल तलाक में माँ बहनों को सुरक्षित करने की कोशिश पूरी की गई है और वो हो भी रहा है, उसका असर भी पड़ता है। मुस्लिम लीडरान ने इस मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब कर दिए, जो मैं बिल्कुल आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। आज मुस्लिम लीडरान जो है वो देश को, खासतौर से ओवैसी, बंटवारे की तरफ दोबारा से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बता करके कि तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, तुम्हारे मदरसे छीन लिए जाएंगे, तुम्हारा औकाफ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि मुसलमान अपने वजूद की आखिरी लड़ाई इस देश में लड़ रहा है। इस वक्त इस तरह के हालात इन्होंने बनाए गए, क्यूआर कोड घर घर में 5-5 साल के बच्चों को लेकर के खड़ा कर दिया गया रोडों पर औरतों के साथ, और उनको कहा गया कि घर घर जाया जाए, और अपने कंधों पर माइक रख करके बाजारों में ऐलान किया गया। यानी वो ड्रामा, वो नाटक, जिस तरह बिल्कुल बंटवारा हो चुका है, दीवार खींच चुकी है, सामान इधर से उठा करके इधर रखना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम संगठन, वैसी समिति, ये सब देश को, खास तौर से मुसलमान युवा को नफरत की तरफ ले गए। उनको बताया कि तुम्हारी उसको रोजगार नहीं दिया गया और तुम्हारी नौकरी तुम्हें इसलिए नहीं मिल रही है कि तुम्हारा नाम मोहम्मद अली है, राम सिंह को नौकरी मिल चुकी है। जब एक यूथ को, अग्रवाल साहब, आप बराबर ये बताएंगे कि तेरी नौकरी जो है वो
राम सिंह खा गया है, फलाना ठाकुर खा गया है, फलाना गुजर खा गया है, तो वो यूथ अपने अंदर आग लेके घूम रहा। फिर वो यूथ जो है ऐसे मौके पर जब ये अपील करेंगे ना कि आंदोलन करो, सड़कों पर आओ, फिर वो यूथ के मन में जो ये है कि हम पसमानदा थे, एजुकेशन नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, सरकार की वजह से नहीं मिली, वो तो गोयल साहब खा गए, वो तो अग्रवाल साहब खा गए और सब कुछ उनको मिल गया, उन्हीं का देश है। जिस कौम को लंबे टाइम तक ये बताया गया हो, फिर वहां शाहीन बाग होना भी कम है, वहां जो है सीलमपुर खजूरी के दंगे होना भी कम है, और मुस्लिम लीडरशिप उसकी बराबर जिम्मेदार है। मैं तो ऐसी अपील करूंगा कि वो, जैसे वक्फ बिल पर भी मैं बार बार अपील करता रहा कि पहले पढ़ें बाद में विरोध करें, पहले पढ़ें विरोध ही कर लें लेकिन पढ़ करके कर लें। ऐसी मैं ट्रिपल तलाक पर भी कहता रहा, ऐसी मैं राम मंदिर, बाबरी मस्जिद और ज्ञान वापी पर भी कहता रहा, ऐसे में सीए। अब ये देखिएगा मेरे छोटे भाई आप, कि जी कितनी गलत फहमियों का शिकार लोग हुए हैं और कैसे ये गलत फहमियां चालू करते हैं। मैंने चीखा, कोई टेलीविजन नहीं छोड़ा, कोई मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, मैंने बताया कि सीए हिंदुस्तान में नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। जी और इनको बताया गया कि छीनने का कानून है और सड़कें रोक करके बैठ गए। सच हार गया और झूठ जीत गया, ये वाले हालात हुए। यही वक्फ बिल पर हम कह रहे हैं कि वक्फ जो है, वक्फ प्रॉपर्टीज वो यतीमों का, बेवाओं का, मिस्किनों का, लाचारों का हक है। अभी प्राइम लोकेशन के प्रॉपर्टीज सारी जो है वो कांग्रेस के मुस्लिम लीडरशिप और जो है समाजवादी की मुस्लिम लीडरशिप और जो है मुस्लिम संगठनों की मुस्लिम लीडरशिप, सब प्राइम चीजों को कब्जा करके बैठे हुए हैं। उनसे लिया जाए, गरीब कुचले मुसलमान को दिया जाए। यही बात तो मोदी जी कह रहे हैं कि पसमानदा को हक मिलना चाहिए, लेकिन जी कोई सुन नहीं रहा है। उसी पसमानदा को हमारे सामने ला करके खड़ा कर दिया कि ये काफिर है, इनकी गर्दनें का उतार लो, ये सरकार की हिमायती, इनकी मोबिलिटी। सच बात यह है कि मेरे जैसा आदमी तो इस मुल्क में छुप छुपा करके जिंदगी गुजार रहा है फिलहाल। जो सच बोलेगा वो मारा जाएगा और उसकी मॉबलिंचिंग हो जाएगी। ऐसे हालात हमारे लिए बना दिए गए हैं। मैं कई दिन से बहुत, मैं बता रहा हूँ, डिप्रेशन का शिकार हूँ कि मेरे जी खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ वीडियोस बना बना के डाली जा रही हैं और ये अपील की जा रही है, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, ये बताया जा रहा है कि ये यहूदी लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। हमने जी सच बात कही है, सच बात कहना मुश्किल था, लेकिन इतना मुश्किल है ये हमें वाकई अंदाजा नहीं था। लेकिन बहरहाल जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। जब तक जिंदगी है सच बात कहते रहेंगे। हमने सच समझ करके कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का आप पढ़ लो, विरोध कर लेना, लेकिन पढ़ लो, पढ़ के कर। हाँ जिस तरह हाँ तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, जिस तरह तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारी नौकरियां भी हिंदू खा गए, तुम्हारे रोजगार भी हिंदू खा गए, तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, इस देश के हालात इस तरह अच्छे नहीं रहेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि मुसलमान का जो जवान है वो पढ़ लिख करके, आजकल सब कुछ गूगल पे है, आजकल सब कुछ मौजूद है, कोई कोई ऐसी परेशानी नहीं जो ना मिल सके, तो पढ़ करके विरोध करते। मैंने, आपने एक चीज नोट की होगी कि इन 10 सालों में आयुष्मान जी कार्ड का फायदा, जन धन योजना का फायदा, कोई मकान का कोई स्कीम नहीं जो मुसलमानों ने फायदा ना उठाया मोदी जी का। लेकिन जब बिल्कुल जब कोई मुसलमानों के लिए करने की बारी आई है कुछ, जब जब इसी मुसलमान को मोदी जी के सामने लाके खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि मोदी जी, कमाल की बात ये देखिए, ओवैसी के एक लीडर कहा महाराष्ट्र में बयान दे रहे हैं कि वक्फ बिल आ रहा है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है, वो हमारे लिए अच्छा होगा, वो भी मोदी जी करेंगे। ये देखिएगा आप क्या हाँ सोच मतलब बताई जा रही है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है कि सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं, नफरतों का बाजार ना गर्म करें, नफरतों की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोल लें, पढ़ के विरोध करें। किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, सरकार जनता के लिए होती है। सरकार से बात करें, सरकार को बताएं कि साहब क्या हमें दिक्कत लग रही है या हमें मदद चाहिए। सरकार से नुमाइंदे मुस्लिम संगठन के जाकर के मिले, अपनी बात रखें। जेपीसी से मिलना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी। आपने देखा होगा कि डेलीगेट नहीं गए मिलने के लिए, बस क्यूआर कोड कराते रहे। यही क्यूआर नफरत कोड की बात थी, यही नफरत की बात थी। मैं इसी का विरोध कर रहा था और करता रहूंगा। हम सरकार के साथ खड़े हैं, हमारा परिवार सरकार के साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि जितना दबा कुचला मुसलमान है, मोदी जी उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस सरकार में और ज्यादा करें। आपने बहुत अच्छे से पूरे मामले को समझाया। आपने बताया कि जिस तरीके से कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती थी, युवाओं के हाथ में पत्थर थे, आज कश्मीर एक विकास की राह पर है, लेकिन वहीं कुछ
गलत फहमियों के चलते जो ऐसे इलाके हैं, दिल्ली है, हरियाणा है या आसपास के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिमों को, मुस्लिम युवाओं को आने वाले समय में गलत दिशा में मोड़ा जा सकता है, उन्हें उनसे बचना चाहिए। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया।